हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं वैभव श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस बाइट पर। तो देखिए, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हम ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। जो हमारे दो मेन चैप्टर हैं, इंट्रोडक्शंस, देन रेलवे ट्रैक मटेरियल एंड ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, तीसरा चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं और बाकी के बचे हुए चैप्टर भी मैं आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले वर्टिकल कर्व। लास्ट लेक्चर तक हमने बात की हुई थी हॉरिजॉन्टल कर्व एंड ट्रांजिशन कर्व की डिज़ाइनिंग की। आज हम बात करेंगे वर्टिकल कर्व की। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग सभी लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप उस लिंक को ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वहाँ आपके लिए क्विजेस चल रहे हैं, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स भी शेयर किया जा रहा है। तो आप वो वहाँ पर जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव है, आप सभी जानते हैं। आज हम वर्टिकल कर्व की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की है हॉरिजॉन्टल कर्व की, तो हॉरिजॉन्टल कर्व में एक पोर्शन रह जाता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग। हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग समझते हैं कि क्या है। देखिएगा क्या होता है, जब हमारा ट्रेन्स जो है या हमारे लोकोमोटिव्स जो है इस तरीके से कर्व पे जा रहा होता है, तो आपको पता है यहाँ पर एक फोर्स काम करता है बाहर की डायरेक्शन में, आउटर डायरेक्शन में, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, रेल को इम्पैक्ट देता है। ये यहाँ पे है, इस तरीके से ट्रेन जा रही है स्ट्रेट ट्रैक पे और ये बाहर की तरफ जाएगा, तो जो फ्लेंज है, फ्लेंज का इम्पैक्ट रेल पे होगा। और फ्लेंज का इम्पैक्ट जब रेल पे होता है तो उस कंडीशन में रेल को आउटर साइड पे स्लाइड होने की कंडीशन हो जाती है। रेल क्या होता है, आउटर साइड पे स्लाइड होने लगेगा। और अगर आउटर साइड पे स्लाइड होगा तो उस कंडीशन में जो गेज है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम देखें तो एक एक्स्ट्रा वाइड सरफेस कुछ प्रोवाइड करेंगे, रेल की एक्स्ट्रा वाइड सरफेस प्रोवाइड करेंगे। जो हम रेल प्रोवाइड करेंगे वो हम इस वन पोजीशन पे नहीं, हम टू पोजीशन पे इतना वाइड, यहाँ थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा करके प्रोवाइड करेंगे। तो यही पोर्शन बोला जाता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग। जबकि रोड वे में क्या होता है, रोड की एक्स्ट्रा विड्थ, रोड की जो कैरेज वे है उसकी एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करते हैं, उसको एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोला जाता है। जबकि यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसके केस में है, रेल के केस में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि लेटरली शिफ्ट ना हो और गेजेस में चेंजेस ना हो। तो इसको यहाँ से एक तो सपोर्ट देने का काम कर लेता है, ये अंदर वाला जो पोर्शन है यहाँ से एक सपोर्ट देने का काम करेंगे, तो इसकी शिफ्टिंग नहीं होगी। और वही कंडीशन क्या कही जाएगी, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, मतलब एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर विड्थ होती है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ आउटर साइड पे एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोला जाता है। तो ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो हमने लिखा है, ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस द आउटर रेल इज सब्जेक्टेड टू द लेटरल थ्रस्ट। रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस का मतलब क्या है, ये जो एक्सेल है, ये एक्सेल यहाँ पर दो व्हील्स के बीच में फिक्स्ड है। अगर दो व्हील्स के बीच में फिक्स्ड है तो जितना भी पोर्शन फर्स्ट व्हील अगर मूव होगा तो सेकंड व्हील भी उतना ही पोर्शन मूव होगा। और अगर हम इस तरीके से बात करें, ये वाला व्हील जितना मूव होगा, सिमिलरली इस तरीके से ये वाला व्हील भी उतना ही मूव होगा। किसके कारण, इस एक्सेल की रिजिडिटी। तो यही होता है व्हील बेस, ठीक है। जो दो व्हील्स के बीच का जो स्पेस होता है, यहाँ पर ये एक व्हील है और एक व्हील है, इनके बीच का जो स्पेस होगा उसको ही हम क्या करेंगे, व्हील बेस कहेंगे, ठीक है। जनरली हम इसको व्हील बेस बोल दिया जाता है। या हम बोले व्हील बेस क्या होता है, एक्सट्रीम एंड की डिस्टेंस भी कई बार हम, जो टोटल एक्सेल की लेंथ होगी उसको भी हम व्हील बेस बोल देते हैं, ठीक है। तो व्हील बेस की अगर हम बात करते हैं तो व्हील बेस आउटर रेल क्या होता है, थ्रस्ट लगाएगा, लेटरल थ्रस्ट लगाएगा, और जिसके कारण डीरेलमेंट के चांसेस हो जाएंगे। डीरेलमेंट क्यों, क्योंकि अगर थ्रस्ट लगाया और गेज मेंटेन नहीं हुआ तो जो व्हील्स हैं वो पटरी से यानी रेल से उतर करके नीचे आ जाएंगे और डीरेलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम बात करें कर्व सेक्शन पे, हम उसके लिए क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वाइडनिंग सरफेस प्रोवाइड करेंगे। और एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला क्या होगा, 13b+l का स्क्वायर अपॉन r। जहां पर क्या है, r तो आपको पता है रेडियस ऑफ कर्व है, तो r तो रेडियस ऑफ कर्व है, वो किस में लेना है, मीटर में लेना है, ठीक है। अब b वाला क्या है, b जो है वो व्हील बेस है, व्हील बेस की लेंथ है। और व्हील बेस की लेंथ ब्रॉड गेज के केस में 6 मीटर और मीटर गेज के केस में 4.88 मीटर ली जाती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, ब्रॉड गेज के केस में 6 मीटर और मीटर गेज के केस में 4.88 मीटर यहाँ पर ली जाती है।
एल क्या है? लैप ऑफ फ्लेंज। लैप ऑफ फ्लेंज का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। लैप ऑफ फ्लेंज का मतलब क्या है, देखिएगा, हमने शुरुआत में बात की हुई थी, स्टार्टिंग में जब हम लेक्चर स्टार्ट किए थे, कि ये रेल है और रेल और फ्लेंज के बीच में, ये फ्लेंज है, रेल और फ्लेंज के बीच में कुछ गैप रहता है, ये गैप रहता है, और इसी गैप को क्या बोलते हैं? लैप ऑफ फ्लेंज। और ये लैप ऑफ फ्लेंज डिपेंड करता है काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर कि टॉप ऑफ रेल से फ्लेंज की डेप्थ कितनी है, टॉप ऑफ रेल से फ्लेंज की डेप्थ कितनी है, एच, इस पर भी डिपेंड करेगा कि लैप ऑफ फ्लेंज कितना है। अगर डेप्थ कम है तो लैप ऑफ फ्लेंज चेंज हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि लैप ऑफ फ्लेंज जो है एच डेप्थ पे डिपेंड करता है टॉप ऑफ द रेल। टॉप ऑफ द रेल से कितना नीचे है? सेंटीमीटर में। और डी है डायामीटर ऑफ व्हील, व्हील के डायामीटर पे, वो भी किसमें? सेंटीमीटर में। तो लैप ऑफ फ्लेंज कैसे निकालते हैं? 0.02 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस डी एच करके यहाँ पे निकालते हैं। तो थोड़ा सा फॉर्मूला है। ऑल्दो वाइडनिंग से रिलेटेड आज तक कोई भी क्वेश्चंस रेलवे के केस में नहीं पूछा है, बहुत ही कम जगह एक आध क्वेश्चंस कहीं पूछा गया है, बट फिर भी हमें इतना ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या है, लैप ऑफ फ्लेंज क्या है, और लैप ऑफ फ्लेंज में जो एल है वो टॉप ऑफ द रेल से फ्लेंज की डिस्टेंस निकाली गई है, डेप्थ निकाली गई है। तो इसको मैंने एक डायग्राम में शो किया है कि जो अगर हम बात करें तो ये व्हील है, व्हील का ये वाला पोर्शन जो है वो डायामीटर डी है, ये डायामीटर डी है व्हील का, और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन जा रहा है, ये क्या है? फ्लेंज पे बता रहा है। तो फ्लेंज की डेप्थ टॉप ऑफ द, अगर हम बात करें टॉप ऑफ द रेल से फ्लेंज की डेप्थ जो है वो हमारा क्या है? एच है। और इस तरीके से डी और एच आपको पहचानना है, देन फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना है कि एल इज इक्वल टू 0.02 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस डी एच, और वहां पर आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बस ध्यान जरूर रखना है कि ड्यू टू व्हील बेस्ड रिजिडिटी क्या होता है, ये थ्रस्ट लगाएगा आउटर रेल पे, इसलिए हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा वाइडनिंग का मतलब ये नहीं है, हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा थिकनेस ऑफ रेल प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा थिकनेस प्रोवाइड करने से जो लेटरल फोर्स है उसका इफेक्ट कम हो जाएगा और डीरेलमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर रेल पतला रहेगा, थिकनेस कम रहेगी, तो क्या होगा? शिफ्ट करने की कोशिश करेगा आउटर रेल को। जैसे ही फ्लेंज का इम्पैक्ट होगा तो क्या करेगा? फ्लेंज को आउटर रेल को शिफ्ट करने का कोशिश करेगा। इसलिए हम वहां पर बात करते हैं कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल कर्व कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे वर्टिकल कर्व की। ठीक है, तो वर्टिकल कर्व की यदि मैं बात करता हूँ तो आपको बताया था वर्टिकल कर्व क्या होते हैं। सपोज आपने कई जगह देखा होगा कि एक ऊपर से इस तरीके से कर्व जा रहा है और उसके नीचे से कुछ लोग पास हो रहे हैं, तो ये नीचे जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम ये देखें इसके ऊपर से पास हो रहे हैं लोग, तो यहाँ पर इसकी हाइट डिफरेंट टाइप से चेंजेस हो रही है। तो मतलब एक ऐसा कर्व जो वर्टिकल प्रोफाइल बना रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल कर्व। अगर हम बोलें तो ग्राउंड लेवल से इसके डिफरेंट पॉइंट की जो लेवल होगा, डिफरेंट पॉइंट का लेवल होगा, वो डिफरेंट हो सकता है। मींस जो कर्व वर्टिकल प्लेन में बन रहा है वही हमारा क्या होता है? वर्टिकल कर्व होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्टिकल कर्व कैसे बनता है। अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल में, अगर हमने बात की थी ये हॉरिजॉन्टल में, मान लीजिए एक पानी का जो पाइप है या कन्वेयंस सिस्टम है, ठीक है, पानी का पाइप है, ये पानी का पाइप है, ये ट्यूबवेल का पाइप है, इस तरीके से पड़ा हुआ है। अगर पानी का पाइप इस तरीके से पड़ा है तो जमीन पे पड़ा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल हुआ या नहीं? हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है? इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, जिसके कारण ये कर्व बना। इसी तरीके से अगर इस पानी के पाइप को आपने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, सपोज यहाँ पर लगा दिया, आर्च के फॉर्म में लगा दिया, अगर आर्च के फॉर्म में लगा दिया है इस तरीके से, तो यहाँ पर भी देखिएगा पहले आप ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेडियंट है पहले ऊपर जा रहा है यानी प्लस ग्रेडियंट है, और फिर नीचे आ रहा है माइनस ग्रेडियंट है। तो चेंज इन ग्रेडियंट, यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे? चेंज इन डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल की हम बात कर रहे थे तो हमने क्या बोला था? चेंज इन डायरेक्शन होने के कारण हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? चेंज इन ग्रेडियंट हो रहा है। ग्रेडियंट मतलब जो लेवल सरफेस है, ग्राउंड लेवल से जो डेप्थ है, हाइट है, वो चेंज हो रहा है। पहले ऊपर जा रहा था, फिर अचानक से क्या होने लगा? नीचे आने लगा है। तो चेंज इन ग्रेडियंट, और चेंज इन ग्रेडियंट के कारण हमारा क्या बन रहा है? वर्टिकल
कर्व बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं वर्टिकल कर्व की बात करता हूं तो यहां पर एक टर्म आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है समझिएगा, स्लोप इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, अगर लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन की बात करें तो समझिएगा क्या है, ये मेरा स्लोप है, ठीक है, और मेरी डायरेक्शन, मूवमेंट की डायरेक्शन यहां पर है। अगर ये मूवमेंट की डायरेक्शन है और मूवमेंट की डायरेक्शन में ही मुझे स्लोप मिल जाए, स्लोप मिल जाए मतलब यहां से इस तरीके से एक पैरामीटर इस तरीके से मिल जाए कि यहां पर आते आते धीरे धीरे आते आते जो हो रहा है वो स्लोप क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो ऐसी सरफेस जहां पर डायरेक्शन, मूवमेंट की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, किसमें, हाइट में या एलिवेशन में, हाइट में या एलिवेशन में, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ग्रेडियंट। तो स्लोप इन द लॉन्गिट्यूडिनल, अब ये स्लोप चाहे ऊपर जाता हुआ हो सकता है और यही स्लोप चाहे नीचे आता हुआ हो सकता है, किसी भी तरीके से होता है, चाहे ऊपर जाता हुआ हो सकता है या फिर नीचे आता हुआ हो सकता है। तो स्लोप इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन मतलब इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट की डायरेक्शन में जो भी स्लोप होगा उसको क्या कहा जाएगा, ग्रेडियंट। और अगर इस ग्रेडियंट में चेंज होता है तो उसको वहां पर क्या फॉर्म होगा, वर्टिकल कर्व, और ये चेंज जो होगा हमेशा वर्टिकल प्लेन में होगा। तो अगर मैं वर्टिकल कर्व की बात करता हूं तो वर्टिकल कर्व में दो तरीके से चेंजेस पॉसिबल है। पहला, जब एक व्हेन एन अपवर्ड gradient meets with downward gradient। क्या बोलना चाह रहा है, जब एक अपवर्ड ग्रेडियंट डाउनवर्ड ग्रेडियंट से मिलेगा, ठीक है, तो अपवर्ड ग्रेडियंट का मतलब है ऊपर की साइड जाता हुआ यानी प्लस ग्रेडियंट, और डाउनवर्ड ग्रेडियंट का मतलब है नीचे आता हुआ, ये डाउनवर्ड ग्रेडियंट। तो अगर हम बात करें ये डाउनवर्ड ग्रेडियंट को हम किस में लिखेंगे, -n2, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये n1 n2 है क्या। अब यहां पे जो कर्व बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम समिट कर्व। क्या बोलेंगे, समिट कर्व। जब ये कंडीशन होगी समिट कर्व बनेगा। और इस केस में अगर हम देखें तो कॉनकेविटी जो होगी वो कहाँ होगी, डाउनवर्ड होगी, डाउनवर्ड होने वाली कॉन्केविटी। देखो ये है कॉन्केव, ये कहता है कॉन्केव सरफेस। तो अब देखो यहां से आप चढ़े ऊपर, यहां से ऊपर चढ़े और यहां से कहां हो गए, नीचे उतर गए। ये ऊपर चढ़े और नीचे उतर गए, जैसे कि फ्लाई ओवर बने होते हैं, उसी तरीके से सरफेस होगी। तो ये कॉन्केविटी शो कर रहा है, और कॉन्केविटी शो करना हमारा क्या हो जाता है, कॉन्केविटी ये है, कॉन्केविटी सरफेस है नीचे की तरफ। देखिएगा, इसको बोलते हैं केव। केव मतलब क्या होता है, गुफा, और केव मतलब गुफा, और कॉनकेव वाले सरफेस में क्या होता है, ये कॉनकेव सरफेस। अगर मैं ऐसा बना दूं इसको तो कॉनकेव सरफेस भी यहां नीचे आएगी। अगर मैं ऐसा बना दूं तो अब कॉनकेव सरफेस, ये केव है, और केव मतलब गुफा, गुफा का फॉर्मेशन कहां, ऊपर साइड पे हो रहा है। तो अगर हम बात करें केव सरफेस यानी कैविटी का फॉर्मेशन ऊपर साइड में हो रहा है, तो कॉनकेव सरफेस अब ऊपर हो गई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें दूसरा जो कर्व होता है वो क्या होता है, व्हेन downward gradient meets with upward, जब डाउनवर्ड ग्रेडियंट अपवर्ड ग्रेडियंट से मिल रहा है तो उस कंडीशन में देखिएगा क्या होगा, ये डाउनवर्ड ग्रेडियंट है -n1, और ये अपवर्ड ग्रेडियंट है +n2, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं जब डाउनवर्ड ग्रेडियंट होगा, अपवर्ड ग्रेडियंट से मिल रहा होगा, तो इसको हम बात करेंगे, ये कुछ कर्व बनेगा। अगर इस तरीके के कुछ कर्व बन रहा है तो इस तरीके से कर्व बनना क्या होता है, वैली कर्व कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वैली कर्व। और वैली कर्व की कंडीशन में कॉनकेविटी कहाँ होगी, कॉनकेविटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वैली कर्व की डायरेक्शन में कॉन्केविटी अपवर्ड और समिट कर्व की डायरेक्शन में कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी। अब यहाँ पर हम थोड़े से साइन कन्वेंशन की और बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन, तो अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि अपवर्ड ग्रेडियंट, जो अपवर्ड ग्रेडियंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है,
प्लस n1 साइन के साथ। अब n1 भी लिखा जा सकता है और प्लस g1 भी लिखा जा सकता है, g1। तो इसको हमेशा किस साइन के साथ रखना है, प्लस साइन के साथ रखना है। अब ग्रेडियंट जो होगा, मान लीजिए x% लिखा है, ग्रेडियंट कितना लिखा है, प्लस x% लिखा है सपोज, ठीक है। प्लस x% का मतलब क्या है कि प्लस x अपॉन 100, और अगर x अपॉन 100 लिखा है मतलब क्या है कि 100 यूनिट हॉरिजॉन्टल जाने पर, अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, अगर ये मीटर है तो x मीटर आप ऊपर जाएंगे, x यूनिट कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 यूनिट हॉरिजॉन्टल जाने पर x यूनिट ऊपर जाएंगे। अगर ये परसेंटेज में है तो x% लिखा होगा, अगर सिंपली ये 0.04 लिखा है तो आप इससे क्या निकाल लेंगे, 4%, डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे तो 4% हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपवर्ड ग्रेडियंट को पहचान सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए डाउनवर्ड ग्रेडियंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट, अगर डाउनवर्ड ग्रेडियंट लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में यदि मैं बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ n। माइनस ऑफ n यदि हम बात करें तो ये भी परसेंटेज में, और इसको माइनस ऑफ जी भी लिखा जा सकता है। तो इसको मैं n2 और z2 लिख दे रहा हूं सपोज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल के अगर फॉर्म में देखें तो ये माइनस ऑफ y% होगा। अगर देखिएगा, अगर लिखा है डाउनवर्ड ग्रेडियंट तो डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं 5%, दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर वहां लिखा है डाउनवर्ड ग्रेडियंट ऑफ 5% तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि -5% है, या फिर प्रोवाइड अ ग्रेडियंट ऑफ, और इसी को कैसे लिख सकते हैं, प्रोवाइड अ ग्रेडियंट ऑफ 5%, ग्रेडियंट ऑफ -5%। और जैसे ही उसने लिख दिया प्रोवाइड अ ग्रेडियंट ऑफ -5%, इसका मतलब क्या हो गया है कि ये ग्रेडियंट कैसा है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट है। तो -5% का मतलब क्या है कि आप अगर हम बात करें तो 100 यूनिट जाने पर, 100 यूनिट जाने पर कितना यूनिट नीचे जाएंगे, y यूनिट नीचे जाएंगे। कितना यूनिट, y यूनिट आप कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो इसका अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो y अपॉन 100 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, y अपॉन 100 लिख सकते हैं। मतलब x यूनिट आगे जाने पर y यूनिट नीचे चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी में एक और चीज होता है, जब हम चेंज कर रहे होते हैं तो यहां पर क्या होता है, चेंज, जैसे हम बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल अगर कर्व की बात करें तो ये एंगल क्या कहा जाता है, अगर हम हॉरिजॉन्टल में बनाए, हॉरिजॉन्टल में ये पाइप है, ठीक है, ये इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो यहां पर हम क्या बोल रहे थे, ये जो एंगल था वो था डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल था। उसी तरीके से यहां पर अगर ये +n1 है और ये -n2 है तो उस कंडीशन में ये जो कंडीशन कही जाती है ये कहा जाता है चेंज इन ग्रेडियंट। क्या कहा जाता है, चेंज इन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में चेंज होना, पहले पॉजिटिव था और बाद में क्या हो गया है, निगेटिव हो गया, तो इसी को क्या बोला जाएगा, चेंज इन ग्रेडियंट। मतलब ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे, तो ये चेंज हुआ। तो जब चेंज इन ग्रेडियंट निकाला जाता है तो चेंज इन ग्रेडियंट इज इक्वल टू होता है, अब मैं मॉड्यूलस लगा दे रहा हूं। मॉड्यूलस का मतलब है प्लस माइनस जो भी वैल्यू होगी हम लिखेंगे, प्लस ऑफ n1 माइनस ऑफ n2 मीन्स चेंज इन ग्रेडियंट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ग्रेडियंट। एल्जेब्रिक सम ऑफ ग्रेडियंट, जो भी ग्रेडियंट प्रोवाइड किए गए हैं, जो भी ग्रेडियंट प्रोवाइड किए उनका एल्जेब्रिक सम। सपोज यहां पर अगर माइनस लिखा हुआ है तो एल्जेब्रिक सम निकल के कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो हम डिफरेंट केसेस की अगर हम बात करें, पहला +n1 है और दूसरा -n2 है, तो चेंज इन ग्रेडियंट क्या होगा, प्लस ऑफ n1 माइनस ऑफ n2 इज इक्वल टू, अगर हम इसको ले लें वैल्यू 5% और इसको ले लें वैल्यू 2%, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5% माइनस ऑफ 2%, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 7%। और हमें मॉड्यूलस लेना है तो हमेशा प्लस वैल्यू ही आने वाली है, इसलिए प्लस और माइनस साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा केस ले लेते हैं, अगर मैंने बोला माइनस ऑफ 10% है n1 की वैल्यू और प्लस ऑफ 2% है n2 की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे,
चेंज इन ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अगर हम लिखेंगे माइनस ऑफ n1 और माइनस, ठीक है, माइनस प्लस ऑफ n2। तो अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -10 माइनस प्लस ऑफ 2। तो अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -12। और 12 अगर मॉड्यूलस में आएगा तो हम कितना लिखेंगे, चेंज इन ग्रेडियंट 12% हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने लिख दिया अलजेब्रिक सम, तो ये अलजेब्रिक सम नहीं, अलजेब्रिक डिफरेंसेस ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइडेड, अलजेब्रिक डिफरेंसेस ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइडेड होगा। क्लियर है बात, इसको सही कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्लियर है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं वर्टिकल कर्व। तो वर्टिकल कर्व की हम बात करें, दीज आर प्रोवाइडेड जनरली व्हेन टू डिफरेंट ग्रेडियंट्स मीट ईच अदर। तो यहाँ पर दो टाइप के कर्व होते हैं, एक समिट कर्व, एक वैली कर्व। समिट कर्व व्हेन राइजिंग ग्रेडियंट, देखो अपवर्ड ग्रेडियंट को जो है वो राइजिंग ग्रेडियंट भी बोला गया है। तो अपवर्ड ग्रेडियंट या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, और राइजिंग ग्रेडियंट, और इसको क्या बोला गया, डाउनवर्ड और फॉलिंग ग्रेडियंट भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा हुआ है व्हेन राइजिंग ग्रेडियंट मीट्स विथ फॉलिंग ग्रेडियंट, और वैली कर्व व्हेन फॉलिंग ग्रेडियंट मीट्स विथ राइजिंग कर्व। अब यहां क्या बोला है, वर्टिकल कर्व इज प्रोवाइडेड व्हेन डिफरेंस बिटवीन द ग्रेडियंट, मतलब चेंज इन ग्रेडियंट की बात करें, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, मतलब चेंज इन ग्रेडियंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4%। जब चेंज इन ग्रेडियंट या डिफरेंस बिटवीन द ग्रेडियंट जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4% होता है, उसी कंडीशन में हम वर्टिकल प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज हमारा वो फ्लैट केसेस में माना जाएगा। क्या माना जाएगा, फ्लैट केसेस में। क्यों, इसका रीजन अभी आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसका रीजन क्या है। क्योंकि उसको हम सिंपली ग्रेडियंट बोल देते हैं, अगर इससे ज़्यादा फ्लैट है तो उसको हम सिंपली ग्रेडियंट बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट हमारा प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे रेलवे में, तो इसको केवल क्या बोल देते हैं, ग्रेडियंट बोल देते हैं। इसलिए यहाँ पर उसको वर्टिकल कर्व नहीं बोलना है अगर डिफरेंस इन ग्रेडियंट 0.4% से कम है तो। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, तो सिंपली आपने पढ़ा होगा लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व क्या होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, लेंथ ऑफ वर्टिकल, हाईवे में एंड सर्वे में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व क्या होता है, चेंज इन ग्रेडियंट इनटू अपॉन करके, ठीक है, अपॉन लिख देता हूं यहां पर, अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट पर 30.5 मीटर लेंथ। हर 30.5 मीटर में रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट मान लीजिए x हुआ, तो अगले भी 30.5 मीटर रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। फिर उसके अगले में भी कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट हम निकालते हैं, वो किस में निकालते हैं, हर 30.5 मीटर, क्योंकि रेलवे में जो आर्क डिस्टेंस डिफाइन की गई वो कितने पे की गई है, 30.5 मीटर पे। तो हम बात करेंगे चेंज इन ग्रेडियंट, तो चेंज इन ग्रेडियंट अलजेब्रिक सम लगाना है आपको, अलजेब्रिक डिफरेंसेस लगा दो, G1 माइनस G2। अब G1 पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव, और G2 पॉजिटिव हुआ पॉजिटिव। अगर G1 नेगेटिव हुआ तो माइनस साइन के साथ, और G2 नेगेटिव हुआ तो माइनस साइन के साथ, अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट R अपॉन 30.5। तो इसी फॉर्मूले को लिखा गया है लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व इज इक्वल टू, या वर्टिकल कर्व इज इक्वल टू G1 माइनस G2 चेंज इन ग्रेडियंट अपॉन R इंटू 30.5। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है, और बेसिक फॉर्मूला आपका यहाँ पर गिवन है, जो कि आप रेलवे में, हाईवे में, सर्वे में, कहीं पर भी इस फॉर्मूले से आप यूज करके निकालते थे। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व इज इक्वल टू L इज इक्वल टू G1 माइनस G2 30.5 अपॉन R। और देखिएगा वहां पर क्या होता था सर्वे में,
सर्वे में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट पर चेन लेंथ, कितना बोलते थे, पर चेन लेंथ। वहां पर अगर 20 मीटर चेन लिया जाता था तो यहाँ पर 30.5 की जगह क्या आ जाएगा, 20, और अगर 30 मीटर चेंज ले लिया जाएगा तो 30.5 की जगह क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर रेलवे में अभी 20 मीटर चेन यूज़ की गई है तो RY20, यहाँ पर RY20 लिखा जाएगा, और अगर 30 मीटर किया जाए RY30 लिखा जाएगा। तो जो फॉर्मूला है मैं बोलूँगा, बेसिक फॉर्मूला याद रखिएगा, चेंज इन ग्रेडियंट अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट पर चेन लेंथ। हमने क्या लिख दिया है यहाँ पर चेन लेंथ। अब चेन लेंथ जो है वो कुछ भी हो सकती है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चेन लेंथ जो है वो रेलवे के केस में कितना लिया गया है, 30.5, इसलिए हमने 30.5 यहाँ पर वैल्यू पुटअप की हुई है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर देखा गया G1 एंड G2 सक्सेसिव परसेंटेज ग्रेडियंट्स, परसेंटेज में वैल्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट विच शुड नॉट एक्सीड, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, किसकी, R की वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.1% पर 3.5 मीटर लेंथ, सॉरी 30.5 मीटर लेंथ पर 30.5 मीटर लेंथ, किसके केस में, इन लेंथ ऑफ कॉर्ड फॉर समिट कर्व के केस में। ठीक है, समिट कर्व के केस में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और R की वैल्यू ज़्यादा नहीं होना चाहिए 0.05% से, इसका जस्ट हाफ पर 30.5 मीटर, किस केस में, वैली कर्व के केस में। तो ये दोनों वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि समिट कर्व के केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट किस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0.1%, और अगर हम बात करें वैली कर्व के केस में 0.05% हो सकती है। तो अगेन हम बात करते हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं, वर्टिकल कर्व यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ ग्रेडियंट डिस्कस करूँगा और उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं या नहीं। अगर आप प्रैक्टिस सेशन सेपरेटली चाहते हैं तो मैं कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन यहाँ आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू एवरीवन।